रख दिए बे। ओ हाय, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Aside from my soul, अरे भाई, अब सबसे पहले क्या डिस्कशन, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि इस बार काफ़ी सारी चीज़ें कट ऑफ हुई हैं और वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन पहले वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू द रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एंड वेलफेयर। आई होप आपने लिख लिए होंगे। ये वो क्रूशियल टॉपिक्स हैं जिनसे छोटे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप याद रखिएगा कि आप इन चीजों को करके बैठे हुए हैं। फिर 3 मेथड जो कोर मेथड बचे हुए हैं वो है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड। इनकम मेथड कंपैरेटिवली इजियर साइड पे होता है। मुझे जहां तक लगता है इस बार आउटपुट मेथड बेसिकली आना चाहिए। एज फार एज माई थिंकिंग गोज, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, डजंट मैटर, बट आउटपुट मेथड पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना। ये जो कोर नेशनल इनकम हमारे पूरे चैप्टर्स हैं, इसमें से ये वो चीजें हैं जो मे बी आपको सरप्राइज कर सकती हैं, इसलिए पहले इन चीजों को पढ़ लेना। फिर एक और चीज इसके अंदर क्या है, आपको नेशनल इनकम निकालते टाइम जो भी प्रिकॉशंस लेने होते हैं, आइदर बाय इनकम मेथड और बाय आउटपुट मेथड और बाय एक्सपेंडिचर मेथड, इनके प्रिकॉशंस भी आपको याद करने हैं। मे बी 1 और 2 आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज उस चीज का भी ध्यान रखना। मनी में फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी आपको याद रखना है और सिर्फ M1 याद रखना है क्योंकि बाकी सब कट चुका है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर M1 एंड हु सप्लाई मनी एंड हाउ मनी इज बीइंग सप्लाइड इनटू द मार्केट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द चैप्टर मनी, तो उसको भी एक बार ध्यान से देख लेना। तो बैंकिंग के अंदर आपसे मनी क्रिएशन पूछा जा सकता है और उससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल तो नहीं बोलूंगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आ सकता है मनी मल्टीप्लायर से रिलेटेड, जो बेसिकली एक और नाम से जाना जाता है क्रेडिट मल्टीप्लायर बेसिकली, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी जाएंगी कि इंडिया में रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये कौन मेंटेन करने को बोलता है। जैसे बाकी कंट्रीज कनाडा वगैरह हो गया, यहाँ तो कमर्शियल बैंक्स खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन इंडिया और यूएसए में RBI डिसाइड, मतलब सेंट्रल बैंक, इंडिया में RBI, बाकी यूएसए में अलग सेंट्रल बैंक, बेसिकली सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपसे अलग से पूछा जा सकता है। मनी और बैंकिंग, जब मैं बैंकिंग की और बात करता हूं तो आरबीआई का रोल काफी आपसे पूछा जाएगा। रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, तो रोल ऑफ आरबीआई इन क्रिएटिंग दोज रिजर्व्स, इसमें आरबीआई का रोल कैसा है और क्या है, इसको डिटेल में एक बार देख लेना, कुछ भी मिस मत करना। इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है द रोल आरबीआई प्लेज इन मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन एंड हाउ इट हैंडल्स द मार्केट। इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो बैंकिंग से पूछे जा सकते हैं। आई नो आपने रेपो रेट और बैंक रेट आपने किया होगा, एक बार रिवर्स रेपो रेट को भी देख लेना। उसके अलावा जैसे मैंने बताया ओपन मार्केट ऑपरेशन आपसे पूछा जा सकता है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है ये पूछा जा सकता है। ये वो नए टर्म्स हैं जो आपसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में बैंकिंग चैप्टर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं। फिर ऑब्वियस है फंक्शंस ऑफ जो सेंट्रल बैंक है वो तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे ये क्लियरिटी लानी थी कि जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं क्या आपने उनको टच अपॉन किया है इन पर्टिकुलर चैप्टर से या नहीं। ऑल्दो करना सब है, लेकिन जो मैंने बोला उनको एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज अभी तक आप तैयारी कर ही चुके होगे ऑब्वियसली, तो ये चीजें आपने कवर अप की है या नहीं एक बार देख लेना ताकि वो फिनिशिंग टच आ सके। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स के अंदर बेसिकली अगर मैं डिटेलिंग में बात करूं तो ADAS अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है, इन दोनों में से हमेशा चॉइस आती है और कोई ना कोई एक रिलेटेबल इसके अंदर 6 मार्कर क्वेश्चन या 4 मार्कर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको शेड्यूल भी पूरा करना है और ग्राफ भी आपको पूरा करना है। तो कीप इन माइंड ADAS अप्रोच अगेन एंड CI यानी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच, इसको डिटेलिंग में कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो बेसिकली ADAS, C और I जो है वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का पार्ट है, तो कोशिश ये करना
कि एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स के अंदर पहले CI कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को डिटेलिंग में कर लो और उसके बाद शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बेसिस पे इनके बीच के जो रिलेशंस हैं, किस तरह से ये बिहेव करते हैं मार्केट के अंदर, इसको डिटेल में याद कर लो। चलो एक नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं। तो यार एक और टॉपिक कौन सा जो मैं बोल रहा था, और वो इसका है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स। पूरा जो शेड्यूल है वो याद कर लेना, उसके भी आने के हाई चांसेस होते हैं क्योंकि देखो सिलेबस वैसे ही काफी ज्यादा प्रिसाइज हो चुका है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म के आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। अगर ADS अप्रोच CI अप्रोच नहीं आता है तो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म आ जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये दो में से एक और मल्टीप्लायर मैकेनिज्म एक तरफ, अगर ये दो में से एक ऑप्शन आ गया मतलब ADS और CI में से, तो मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का एक छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आना तो है। तो जब मालूम है शॉर्ट तो इसको कर लो। न्यूमेरिकल्स जो इससे रिलेटेड है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं लास्ट डेज ऑफ प्लेज के जो थे उसके अंदर के न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, तो वो न्यूमेरिकल वाले वीडियोस भी देख लेना ताकि फॉर श्योर हो जाओ कि न्यूमेरिकल में से आखिर कितना कंटेंट आ सकता है। फिर जो एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड वाला पर्टिकुलर चैप्टर है उसके अंदर चलो ठीक है, चीजें सारी हैं, ग्राफ एक बार देख लिए, सब कर लिया, कहीं ना कहीं रिलेटेबल टॉपिक्स हमें समझ में आ गए, लेकिन जो वहां पे एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो है मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। दैट इज बेसिकली आस्क्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिमांड बिकॉज इट covers up the actual excess and deficient demand chapter as well as the banking chapter. So उसका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं जो मेजर्स है। अगर वहां पे नहीं पूछे गए तो यहां पूछ के भी कहीं ना कहीं वो खाना पूर्ति जो होती है ना वो हो सकती है। तो कोशिश करना कि इसके मेजर्स पे ज्यादा स्ट्रेस दो, ज्यादा फोकस दो, ऑल्दो उतना ही एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ के बैठे हुए हो, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस आउट करना एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के जो करेक्टिव मेजर्स हैं उन पे। भाई अब आ जाते हैं गवर्नमेंट बजट पे, और ये चैप्टर वो है जिससे GST से रिलेटेड क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस, GST, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये वो चीजें हैं जो इस बार काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। एंड बिलीव मी नॉन टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट बजट के अंदर लिख कर ले लो कि वो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू सरकार का है उससे रिलेटेड पूछेंगे, क्योंकि मेंटालिटी उन्हें मालूम है कि बच्चे चल रहे हैं कि भाई टैक्सेस टैक्सेस, GST डालो नॉन टैक्स रेवेन्यू, देखो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। वो जो टॉपर्स को छाटने वाली चीज होती है ना, उसके लिए वो लोग ऐसा कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना। और भैया उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इससे रिलेटेड या तो इनके इंप्लीकेशंस आ जाएंगे, और इंप्लीकेशंस नहीं आए तो बिलीव मी एक आध छोटा सा न्यूमेरिकल पटक देंगे, और उसके लिए कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जाओ और 20 डेज प्लेज के अंदर देखो कितना प्योरली एक्सप्लेन किया गया है व्हेन इट कम्स टू दीज ऑल थ्री डेफिसिट्स। फिर से बोल रहा हूं, या तो इनके इंप्लीकेशंस आएंगे, और अगर इंप्लीकेशंस नहीं आते हैं तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे पटकेंगे और वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी नहीं है, बस 15 से 20 मिनट निकाल के कंसेप्ट समझना है, और अगर कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो कोई फॉर्मूला वैसे भी नहीं है इसका। भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर पहली चीज तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक कर लेना जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है ना तो वो है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ग्राफ। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे स्पेशल फोकस देना। आई बेट ग्राफ तो पूछेंगे उससे कि जो चेंजेस आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में उससे ग्राफ पे क्या चेंज आता है, जो चेन रिएक्शन होता है, चेन इफेक्ट होता है, गारंटेड पूछेंगे ही पूछेंगे, वो दिमाग में भर लेना। मैं बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर ग्राफ जरूर आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट सबसे पहले जाना और इन्हें शत शत प्रणाम करना, क्योंकि ये पूछे जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। फिर आते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स, इनको भी जाके बहुत अच्छे से नमस्कार करना, इनका भी पूछे जाने का चांसेस उतना ही बढ़ जाता है। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनके डिफरेंसेस कभी डायरेक्टली नहीं आते हैं, बेसिकली आ भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं बता रहा हूं इतना तो थाली में परस के नहीं देंगे। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड को थोड़ा डिटेल में एक बार पढ़ लेना, बिकॉज कई लोग कंफ्यूज होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है। मैंने वो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर बताई है जो कि एक्चुअल में पूछी जाती हैं या पूछी जाती रही हैं। जनरली चांसेस इन्हीं के होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर पूछे जाने के। हाँ, एक लास्ट हिंट, जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखा है, सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट्स
आखिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो अगर ये टॉपिक भी आप कर लोगे, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला था, अपना यहाँ पे एजेंडा या मोटिव क्या है, वो टॉपिक्स को डिस्कस करना जो कि मोस्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपने पहले से तैयारी करके रखी होगी और जितना हमने बताया है उतना आप और अच्छे से कर लोगे यार। तो चिल मारो, मैंने बता दिया है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या आप कर चुके हो वो आपको पता है। हम वापस आएंगे आपके पास, आपको करके रखना है ये चेक कि आप ये सारी चीजें कर चुके हो या नहीं। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।